हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के 2024 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी के, उसके रिगार्डिंग में। चलिए तो पेपर एनालिसिस को स्टार्ट करते। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि अभी यूपी पीसीएस का जो फॉर्म भरने की जो डेट एक्सटेंड की गई थी वो कंप्लीट हो चुका है। और अब जो मतलब अब नए लोग इनरोल नहीं कर पाएंगे। उसने जो डेट एक्सटेंड करी थी उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा लोग जरूर जुड़ गए होंगे। हालांकि इस बात के लिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए कि वो इतने ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट, सीरियस एस्पेरेंट्स नहीं रहे होंगे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे फॉर्म को फिलअप किया है। खैर, हालांकि यूपी पीसीएस का 2024 का जो पेपर हुआ था काफ़ी लेट हुआ था, अक्टूबर के मंथ में हुआ था, हाल ही में हुआ है, ज़्यादा दिन अभी हुए नहीं उसको हुए। तो इस तरह की बातें करी जा रही थी कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, बहुत ही अजीब सा आया था, उसने अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने पैटर्न को चेंज किया है। तो खैर, इस चीज़ को भी हम समझते हैं कि आखिर क्या वाकई में ऐसी बात है। तो आज से हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के ऊपर में। अभी हम देखेंगे तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इंडियन पॉलिटी का जो ये पेपर लगा, मुझे जो भी 10-12 क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीपीसीएस के द्वारा, वो मुझे मॉडरेट लगे और बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल लगा। मतलब कि अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से करके जाते तो लगभग 90% क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का आप जरूर कर लेते। चलिए स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। ये सेट का पहला क्वेश्चन नहीं है बल्कि इंडियन पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दिया गया है और ये सारे वैसे आर्टिकल्स हैं जो कि या तो बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्टिकल है। इसी के साथ साथ ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि कभी ना कभी यूपी पीसीएस के या फिर यूपीएससी तो ज़्यादा आर्टिकल पूछता नहीं है। अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो आर्टिकल की। अगर मैं बात करूँ आपसे तो यूपीपीसीएस पूछता है, बीपीएससी पूछता है, हरियाणा एचएएस से पूछा जाता है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो है वो पूछता है। तो इन सारों का जो आप घटना चक्र, जो एक कॉन्सिडरेशन आता है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पूछा गया है नोट। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में दो तरीके का पेन लेकर जाएंगे, एक ब्लैक जिससे कि आप अपना ओएमआर सीट कलर करेंगे, उसी के साथ एक रेड पेन भी होना चाहिए आपके पास, जो कि इस तरीके के वर्ड्स को सर्कल कर ले पढ़ते समय ही। जनरली होता है क्या, हम सीधे पढ़ते हैं कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप ध्यान देंगे। आर्टिकल 153 के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर, क्या आर्टिकल 153 गवर्नर के ऑफिस के बारे में बात करता है। 154, 155 और 156 लगातार क्रोनोलॉजिकल पूछ दिया गया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बारे में बात करी गई गवर्नर के। रिमूवल ऑफ द गवर्नर क्या 155 है और इसी के साथ साथ टर्म ऑफ गवर्नर क्या 156 है। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो इनकरेक्टली मैच्ड है, गलत है। रिमूवल ऑफ गवर्नर का संबंध आर्टिकल 155 से नहीं है। चलिए देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 155 जो है वो किस उसके अंदर कौन से प्रोविजन रखे गए हैं। तो आर्टिकल 155 बात करता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के बारे में, आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी थे सारे के सारे करेक्टली मैच थे। आर्टिकल 153 बात करता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर की। आफ्टर आर्टिकल 154 बात करता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर की। और इसी के साथ साथ आफ्टर 156 बात करता है टर्म, आखिर गवर्नर का टर्म कितने दिन का रहेगा, इसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 156 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटेड, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। पढ़ते हैं एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट होंगे किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे, ना ही तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के सदन के सदस्य नहीं होंगे, ना तो लोकसभा के, नहीं राज्यसभा के। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, तो पार्लियामेंट कैसे बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर। आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं, बोथ 1 and 2, ओनली 2, नाइदर 1 और 2 और ओनली 1। आप ध्यान देंगे कि बेसिक है, 8th क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है कि संसद, पार्लियामेंट जो बनता है वो किस तरीके से बनता है। पार्लियामेंट को बनाया जाता है लोकसभा, राज्यसभा
और प्रेसिडेंट। उसी 8th क्लास के एनसीईआरटी, इंडियन पॉलिटी के एनसीईआरटी में, 8 या 9th के एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। जी हाँ, बोथ 1 और 2 दोनों का दोनों सही बताया जा रहा है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन यही है कि आर्टिकल पहला जो स्टेटमेंट है सही है। आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस। तो दोनों सदन के मतलब दोनों मिलाकर और प्रेसिडेंट को मिलाकर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसका पार्ट होता है प्रेसिडेंट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय। अमेंडमेंट अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हाल ही के दिनों में, मतलब आज और कल बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल। कल इसको यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा से पास किया गया, आज राज्यसभा में उसको पेश किया गया है। चलिए, तो पूछा गया है कि अमेंडमेंट कहां से हो सकता, कहां पे इसको इनिशिएट किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है, तो 1, 2 and 3, 1 and 2, ओनली 1, 2 and 3, 2, 3 and 4। तो प्रेसिडेंट तो आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट को तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जहां जहां ऑप्शन 4 है आप इजिली उसको बोल सकते हैं कि हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अब 33% आंसरों को आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। अब आप देखिए कि यहाँ पे इन तीनों स्टेटमेंट में नंबर 1 है, यानी कि लोकसभा तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। आपने पढ़ा ही होगा कि राज्यसभा में भी हम इनिशिएट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब राज्यों में कैसे होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे होगा? हाँ, जब जरूरत पड़ेगा कि हमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करते हैं, तो सबसे पहले हम राज्यसभा या फिर लोकसभा में इनिशिएट करते हैं, उसके बाद हम 50% से ज्यादा राज्यों का अप्रूवल लेते हैं, जो कि आर्टिकल 370 में जिस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया था। तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ध्यान रखेंगे। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लैंग्वेज थोड़ा घुमाकर था लेकिन इसी तरीके का था साल 2021 में। लोकसभा करेक्ट, राज्यसभा करेक्ट, स्टेट लेजिस्लेचर इनकरेक्ट और प्रेसिडेंट इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 1 and 2 बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काफी इजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत बेसिक पढ़ के जाएंगे, इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन कराने का काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है, यहाँ पे बात की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज की। तो आप ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट को, मैं इसको रेड से बॉक्स बना देता हूं, आपको रेड फ्लैग दिखने लग जाएगा। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द अबव इलेक्शंस। ये भी बिल्कुल ही एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत तो मैंने बहुत स्टैंडर्ड बुक बता दिया आपको। आप एनसीईआरटी के बेसिक से ये दो स्टेटमेंट को आप सही कर सकते थे। चलिए वापस आते हैं, अब देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये आ जाता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 74th। म्युनिसिपैलिटीज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कराता है। तो ऑप्शन सेकंड इज एलिमिनेट, और जैसे ऑप्शन सेकंड को एलिमिनेट करते हैं ये खत्म, 1 and 3 आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मतलब ये कि इसमें से कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसमें वहां के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वही इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़ते इसका एक्सप्लेनेशन, जैसे कि आपने देख लिया है
ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे। फिर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से आपसे नो करेक्टली मैच बोला है, तो वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम रेड से इसको हाईलाइट कर लेंगे। कुछ कमिटीज के नाम दिए गए हैं, इस तरफ बताया गया है कि इनका रिकमेंडेशन किस फील्ड में था, किस क्षेत्र में इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। चलिए, जी वी के राव कमेटी प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, दांतेवाला कमेटी रूरल क्रेडिट, संथानम कमेटी पंचायती राज फाइनेंस और अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो संथानम कमेटी का जो रिकमेंडेशन था काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी का गठन किया गया था। यहाँ चलते हैं। तो संथानम कमेटी ने करप्शन एंड एंटी करप्शन मेजर्स पे बात करी थी। इसका सीबीसी जो मैंने आपको बताया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, तो इनकरेक्टली मैच था, बाकी सभी के सभी सही थे। आप इसको याद रखेंगे। अशोक मेहता कमेटी बहुत ही फेमस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था। जे.वी.के. राव कमेटी रिकमेंडेशन प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल। दांतेवाला कमेटी रूरल क्रेडिट की बात करता है, कोऑपरेटिव फाइनेंसेस की। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल 19 की बात करी गई है। इसमें कुछ फेमस 6 तरीके का फ्रीडम की बात किया गया है इस आर्टिकल में। ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो काफी ज्यादा फैक्चुअल है। यूपीएससी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि नॉट ग्रांटेड, नॉट, आप ध्यान रखेंगे नॉट वर्ड को, फ्रीडम एट असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के आप एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं। क्या आर्टिकल 19 हमको ये बताता है? फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना और उसको इकट्ठा करने का अधिकार है हमारे पास। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में मूव करने की जो आज़ादी है इसके तहत हमको दिया जाता है। इसी के बाद हम बात करेंगे फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, किसी भी तरीके का प्रोफेशन चुनने का अधिकार है आपको और किसी भी तरीके का बिजनेस करने का आपके पास अधिकार है। तो ऑप्शन बी जो है राइट टू प्रॉपर्टी के तहत वापस ले लिया गया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट इसके लिए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, बी जो है फ्रीडम टू ओन, एक्वायर, डिस्पोज प्रॉपर्टी, इसको वापस ले लिया गया था 19(1)(f) में। अब इसको एक लीगल लॉ के तहत रख दिया गया है, तो आर्टिकल 19 में ये नहीं आता, बाकी सारी चीज आर्टिकल 19 में आता। अब देख लेंगे एक बार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, जोड़ा है जो कि सुमेलित नहीं है, सही तरीके से मैच नहीं आए पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से। इक्वालिटी बिफोर लॉ ग्रांटेड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, जो भारत के नागरिक हैं उनको भी दिया गया है, जो एलियंस हैं, विदेशी है, उनको भी दिया गया है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रांटेड ओनली टू इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इंडियन सिटीजन, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, नया राज्य बनाने का अधिकार क्या सिर्फ और सिर्फ संसद को है। अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नाम बदलने का अधिकार, जैसे कि उत्तराखंड एक टाइम पे उत्तरांचल था, उसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टेट्स के नाम चेंज किए गए हैं, तो ये अधिकार किसके पास है देखेंगे। तो डी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। पढ़ते इसके एक्सप्लेनेशन को। अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पावर ऑफ स्टेट legislature, okay, yes, this is correct. Equality before law आर्टिकल 14 में दिया गया है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को, करेक्ट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में दिया गया है। अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, दिस इज ऑल्सो पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो सिर्फ संसद कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग investigated by the right against exploitation in the Constitution of India, right against exploitation में कौन कौन से प्रावधान है उसको देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो और चौथा भी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो द राइट आंसर होगा
2 एंड 3, ऑप्शन माफ कीजिएगा ए 2 एंड 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, देखिए सारे के सारे जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट्स आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। 2-3 चीजें ऐसी हैं इंडियन पॉलिटी में जो कि आपको इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए कंठस्थ होना चाहिए। एक है प्रियम्बल, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, गवर्नर से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको पूरी तरीके से गेट बाय हार्ट होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यूपीएससी डिराइव्स इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री लॉ से, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर से, या फिर कन्वेंशन से। तो कहाँ से लिया गया है यूपीएससी को पावर्स, कहाँ से दिए गए? ऑप्शन डी, सारे के सारे जो आंसर हैं वो करेक्ट है, माफ कीजिएगा, हाँ सारे के सारे आंसर इज द करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है, पार्लियामेंट्री लॉज में भी इसका जिक्र है, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स भी दिए गए और कन्वेंशन तो है ही इसके पक्ष में। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इसका जिक्र किया गया है। पार्लियामेंट्री लॉज तो निकलते ही रहते हैं टाइम टू टाइम, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स भी हैं और कन्वेंशन तो हैं, क्योंकि एक लेगेसी चली आ रही है बहुत ही पहले से ही, क्योंकि यूपीएससी आज हम इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जब अंग्रेजों के समय में भी इस तरीके के पीसीएस हुआ करते थे, तो वहाँ पे भी ये चलता आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही इस तरह का जो रिक्रूटिंग बॉडीज हैं वो काम करती रही है इंडिया के अंदर में। तो ये पूरा लेक्चर था इंडियन पॉलिटी के ऊपर। अब देखिए 2024 आपका अक्टूबर में पेपर होना है एज पर द नोटिफिकेशन। तो हमने 2024 के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया। कल हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री के जो भी मिडिएवल, मॉडर्न और एंशिएंट के क्वेश्चंस होंगे, फिर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। करंट अफेयर्स को हम इग्नोर करेंगे। और इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही पूछता है यूपीपीसीएस, और इसी के साथ साथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद 2023, 2022, 2021, 20, 19 मतलब कि पिछले 10 साल के 2014 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।